गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट के लीगल रीजनिंग कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दी लीगल रीजनिंग कोर्स बाय टू दी पॉइंट। आई रियली होप दैट आपकी जो स्टडीज़ हैं वो अच्छी चल रही हैं। लास्ट जो हमने टॉपिक कवर किया था वो पूरा हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, और उसके बाद जो हमने टॉपिक पिकअप किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन पिकअप किया है, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, प्रीएम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पढ़ चुके हैं, और आगे भी जो हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं कुछ टाइम तक वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत लेंदी टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा एक जो सब्जेक्ट या टॉपिक है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स में से आएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है वो पूछ ले फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों को क्लब करके। कोई अगर फंडामेंटल राइट अगर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, जैसे 2019 में राइट टू इंटरनेट बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में था, न्यूज़ में था, तो उस पर एक क्वेश्चन आया। सो वैसे आपको एक पैसेज में क्वेश्चन दे देंगे। फिर अगर हम लीगल जीके की बात करें तो उसमें से प्रीएम्बल में से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा लेंगे, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या जो प्रीएम्बल है क्या उसको कभी अमेंड किया गया तो कौन से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था अमेंड, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा। हमारा जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमने कौन से प्रोविजंस कहाँ से लिए, हमने डीपीएसपीज कहाँ से लिए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए हैं, जो ये अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोविज़न कहाँ से लिया, फिर कौन से फीचर्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आए हैं। ये कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लीगल जी के जो स्टैटिक पार्ट है उसमें बनेगा ही बनेगा। सो आपको ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, सो दैट आपके वहाँ पे कोई भी मार्क्स कटने की गुंजाइश ना रहे। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है, सारे बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। अगर आप इनमें भी अगर मार्क्स कटवाओगे तो फिर भगवान ही बाप का मालिक है। सो यू शुड ट्राई कि ये जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जैसे पूरा आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और प्रीएम्बल, और आगे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव ये सब पढ़ेंगे। इसमें आपका एम होना चाहिए कि आपका इस सेक्शन में स्कोर, कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन में स्कोर 100% हो। मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 10 के 10 आपके सही जाने चाहिए लीगल रीजनिंग में। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द टॉपिक ऑफ द डे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, तो क्या आपने कभी ये विचार किया कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, ये बन तो 1950 में गया था उस टाइम, अब क्या कब, क्योंकि कितनी चीज़ें चेंज हो गई, डायनेमिक्स चेंज हो गए, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हमारे कंट्री की, तो क्या ये जो डॉक्यूमेंट है, किताब लिखी गई थी उस टाइम, इसको अमेंड किया जा सकता है? और अमेंड किया जा सकता है तो किसको पावर दी गई है अमेंड करने की? क्या प्रेसिडेंट साहब इसको अमेंड कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर अमेंड कर सकते हैं, सारे स्टेट्स के सीएम मिलके इसको अमेंड करेंगे, या आप या मुझ जैसे लोग, जैसे कि वोट डालते हैं कोई भी अपना लीडर चुनने के लिए, तो आप या मुझ जैसे लोग कोई गुहार लगाएंगे कि हाँ हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहिए, हमें ये प्रोविज़न भी डालना चाहिए, या ये XYZ प्रोविज़न डिलीट कर देना चाहिए, तो ये सब कैसे होगा? बट सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ जी, यस, हम बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं। और इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस किस तरीके से अमेंड होता है, कौन से आर्टिकल के अंडर अमेंड होता है, और ये जो प्रोविज़न है ये हमने कहाँ से लिया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो ये अमेंड करने का जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने इसको बोरो किया साउथ अफ्रीका से। हमने बहुत सारे फीचर्स दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, और जो ये फीचर है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाला फीचर, हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। और ये जो अमेंडमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था कि पावर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ये क्यों डाली गई? क्योंकि जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिन्होंने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, ड्राफ्ट किया था, उन्हें पता था कि विद टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हर चीज़ वो वहीं 1950 में जब फाइनलाइज किया गया था, अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो तब हर चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि विद टाइम इंडिया में क्या क्या चेंजेस आएंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, हो सकता है इंडिया स्टिल एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री ही रहे या डिपेंडेंट कंट्री ही रहे,
या सर्विस सेक्टर, उनको थोड़ी पता था कि आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद उसके बाद क्या होने वाला है। तो उन्होंने ये अथॉरिटी दी, इसलिए ये प्रोविज़न डाला गया कि कभी भी विद टाइम अगर गवर्नमेंट को लगे कि अब ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है या हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए या कोई हमें ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए बच्चों के बेनिफिट के लिए या विमेन के बेनिफिट के लिए या उनके उत्थान के लिए, तो वो इजीली उसमें डाला जाए। लेकिन किसी एक बंदे के हाथ में पावर नहीं रखी गई। क्यों नहीं दी गई, उसके पीछे भी रीज़न है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है या नहीं किया गया है, उन सब के पीछे रीज़न है। अगर आप मान लीजिए एक ही किसी पर्सन के हाथ में पावर दी गई होती, मान लीजिए प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, कि वो चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, तो क्या ये ऑटोक्रेसी नहीं हो गई? एक बंदे के हाथ में सारी पावर आ गई, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको अपने फेवर में मोल्ड कर सकते हैं। वो अपनी सरकार चाहें या उनके बेनिफिट के लिए चाहें तो कुछ भी ऐसा अमेंडमेंट ले आएंगे जिससे जो आर्टिकल्स या प्रोविजंस हैं वो उनके फेवर में मोल्ड हो जाएंगे। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका तो कोई तुक ही नहीं रह जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि पावर तो सारी जो एक्यूमुलेट हो गई है एक पर्सन के हाथ में, और वो जब चाहें उसको चेंज करके अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं पावर को। तो ऐसी सिचुएशन ना अराइज होए। हम ऑलरेडी ये प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो देख चुके थे, जहाँ जो ब्रिटिशर्स है वो अपनी मर्ज़ी से हमारे को रूल करते थे। उनका मन आता था तो फ्री एंड फेयर ट्रायल दिया जाता था, अदरवाइज़ बिना पूछे करे जस्टिफिकेशन दिए लोगों को। या फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी प्रेस जो होती थी, मतलब जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होती थी, वो बंद करा दी जाती थी। उनको बिना पूछे या बिना किसी चार्जेस के जेल में डाल दिया जाता था। कितने ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको देश से निकाल दिया गया या उनको हैंग टिल डेथ किया गया। तो कल को ऐसी सिचुएशन ना हो, तो ये पावर एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में नहीं दी गई, ये पावर दी गई होल एंड सोल पार्लियामेंट के हाथ में। और पार्लियामेंट में भी प्रोविजंस बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऐसा कि जो कोई भी अगर अमेंडमेंट पास होना है तो उसके लिए कुछ रिक्विजिट्स दिए हैं कि जब इतने % लोग किसी रेजोल्यूशन के फेवर में यस बोलेंगे या हाँ भरेंगे, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाएगा, तभी वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा या डिसीजन पास माना जाएगा। अदरवाइज़ वो डिसीजन इनवैलिड या नॉट पास्ड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ही कम मेजॉरिटी या कुछ रखा जाता तो फिर बहुत ही आसान हो जाता ना किसी भी गवर्नमेंट के लिए अपने बेनिफिट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। इसलिए इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया ताकि कोई भी इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ ना कर सके। सो कॉन्स्टिट्यूशन में किसको पावर दी गई है? पार्लियामेंट को पावर दी गई है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट एक बात साथ साथ यहाँ बोली गई है कि इन नो पॉइंट एंड एट नो टाइम जो अमेंडमेंट होगा, इट शुड चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, else the amendment will be considered ultra vires the constitution. Ultra vires means it is beyond the scope of constitution. जो constitution में नहीं लिखा उसके बाहर जाके अगर कोई act करता है तो that is considered null and void, मतलब वो invalid माना जाएगा। आसान भाषा में बात करें तो अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे एसेंशियल फीचर्स हैं जिनको चाहे किसी कुछ भी हो जाए किसी भी सर्कमस्टांसेस में ब्रेक नहीं कर सकते। आगे जब क्लासेस बढ़ेंगी तो पूरा एक लेक्चर में सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए ही लूँगी कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रीन है ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ। तो इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो है, इसके लिए आपको अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड होता है वो किस तरीके से हो सकता है और जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए आज तक वो कौन से थे जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अमेंडमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल के अंडर बताया हुआ है? आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, 3 तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट बाय द वे ऑफ सिंपल मेजॉरिटी, the special majority of the parliament, ratification of at least half of the state legislatures. So अब friends एक बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है कि ये जो तरीका होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, it is not considered as constitutional amendment under article 368। भाई ज़रूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना है
तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा। हम चेंज कर सकते हैं विद द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बट अगर हम इन दो तरीके से कोई चेंजेस ला रहे हैं या ऐसे कोई प्रोविजंस जिनको इन दो तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है, दैट इज़ विद द स्पेशल मेजॉरिटी or special majority with ratification from the states, so that is considered as an amendment under article 368 of the Indian Constitution। चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। So amendment by simple majority of the parliament क्या है? कुछ ऐसे बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की जिनको चेंज करने के लिए हमें पूरा होल एंड सोल प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, भाई कोई न्यू स्टेट बनानी है, ठीक है, या फिर किसी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका जो बाउंड्री है, मतलब उसका एरिया को बढ़ाना है, उसके एरिया को कम करना है, उसकी बाउंड्री में चेंज करना है। मान लीजिए ये टोटल एरिया है, ठीक है, और इसमें 2 ही स्टेट्स एग्जिस्ट करती है, एक का पोर्शन इतना है और एक का पोर्शन इतना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस बाउंड्री को खिसका के इधर करना है या ऐसी सी बाउंड्री बनानी है, तो मतलब बाउंड्री लाइन चेंज करनी है, तो उसके लिए होल एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रेजोल्यूशन पास कराना है सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में, एंड विद दैट हम बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। एक तो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, दैट इज़ इक्वलेंट टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि राज्यसभा अपर हाउस कहलाया जाता है ना पार्लियामेंट में, सो ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है स्टेट्स में, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। अब किसी स्टेट में हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है या अगर ऑलरेडी है तो उसको अबॉलिश करना है, सो देयर इज़ नो नीड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कराइए एंड दिस कैन बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट, सेकेंड शेड्यूल। अगर हमें सेकेंड शेड्यूल में कोई चेंजेस चाहिए तो हम वो भी सिंपल मेजॉरिटी से पास करा सकते हैं। और सेकेंड शेड्यूल में क्या क्या प्रोविजंस हैं? इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटेड टू गवर्नर, रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, रिलेटेड टू स्पीकर ऑफ द हाउस, देयर इज़ डेप्यूटी स्पीकर। इन सब से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजंस को चेंज करना है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हो बाय दिस सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस। अगर प्रेसिडेंट की सैलरी या गवर्नर की सैलरी, स्पीकर, जजेस, इनकी सैलरी या जो इनको प्रिविलेजेस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उनमें कोई चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं, तो उसके लिए भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट इज़ कोरम इन द पार्लियामेंट। सो फ्रेंड्स देखिए, जब भी कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होती है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट होने चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट दैट मीटिंग एज वैलिड। भाई मतलब आप मान लीजिए आज आपको कोई अपने फ्रेंड्स से मिलके कोई एक बहुत मेजर डिसीजन लेना है आपकी लाइफ का, और आप टोटल ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनमें से आपने उन सबको इनवाइट किया लेकिन उनमें से सिर्फ टोटल 2 ही आए, तो अब आपको मिला के देख रहे हैं तो कितने लोग हैं? आपको मिला के टोटल 3 लोग हैं, बाकी के 4 लोग गायब हैं। तो क्या ये जो डिसीजन लिया जाएगा वो वैलिड डिसीजन माना जाएगा? नहीं ना। तो इसलिए ये एक कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन द असेंबली। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के वो प्रेजेंट जब होंगे उसको कोरम बोला जाता है, और तभी जब अगर कोरम प्रेजेंट है तभी मीटिंग वैलिड मानी जाती है या वो जो सेशन है हाउस का वो वैलिड माना जाता है। सो अगर कोरम से रिलेटेड मतलब जितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए टू एडजज अ मीटिंग एज और अ सेशन एज वैलिड, उसको घटाना है या बढ़ाना है, उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो भी क्या माना जाएगा? वो भी एक चेंज माना जाएगा अंडर द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। उसके लिए हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तो फिर वो क्या है? सो फर्स्ट वे ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा ही लाया जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट नीड्स special majority of the parliament, that is majority of more than 50% of the total membership of each house and a majority of 2/3 of member of each house present and voting। अब मान लीजिए 100 तो टोटल लोग हैं, 100 मेंबर्स हैं, ठीक है। सो इसमें से 50% मतलब होने ही चाहिए, 50% प्रेजेंट
ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और इस 50% में से 2/3 लोग आपके फेवर में वोट करने चाहिए, मतलब रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करने चाहिए, तभी रेजोल्यूशन पास कंसिडर किया जाएगा। उसके बिना रेजोल्यूशन इनवैलिड माना जाएगा, मतलब ये माना जाएगा कि लोग अग्री नहीं कर रहे हैं। तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल मेंबरशिप जो होती है उसका 51%, सॉरी नॉट 50%, क्योंकि मेजॉरिटी बोला है मोर देन 50%, सो मिनिमम इज़ 51% ऑफ द टोटल मेजॉरिटी। तो 100 का मेजॉरिटी होगा 51%, मतलब 51 मेंबर्स, और 51 में से 2/3 लोग आपके रेजोल्यूशन में फेवर में होने चाहिए, तभी वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। और ऐसे कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है? जब भी हमें किसी फंडामेंटल राइट में कोई चेंज लाना है, DPSP एंड ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी जो हमने पढ़ ली है और थर्ड अब हम पढ़ेंगे, इन दोनों में जो प्रोविजंस कवर नहीं हुए हैं वो सारे प्रोविजंस कहाँ कवर होंगे? ये जो सेकंड मेथड हम पढ़ रहे हैं ना, उसके थ्रू अमेंड होंगे और इस मेथड के अंडर कवर होंगे। एंड ओवर एंड अबव दैट, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स या DPSP में कोई चेंज चाहिए तो वो यहाँ पे इस मेथड के थ्रू चेंज होगा by the special majority of parliament and consent by states. So friends, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल करेक्टर से रिलेटेड होते हैं, मतलब हमारा जो कंट्री है वो एक फेडरल कंट्री है, मतलब देयर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देन there are powers in the hand of state government and there are certain powers in the hand of local authorities as well. मतलब जो powers हैं वो distributed हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ के बीच में। ऐसा नहीं है कि सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब पावर्स आर इक्वली और आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। सो अगर कोई भी ऐसा चेंज कोई लाना चाहता है, कोई गवर्नमेंट लाना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इफ़ेक्ट करता है फेडरल करेक्टर ऑफ द कंट्री, तब हमें किसकी परमिशन? भाई फेडरल पार्ट में जो स्टेट्स हैं हमारे कंट्री की, वो भी तो इन्वॉल्व है, तो उनसे भी पूछना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो फेडरल नेचर ऑफ द स्टेट कंट्री है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इनकी परमिशन लेना भी ज़रूरी है। सो ऐसे कौन से डिसीजंस होते हैं या चेंजेस होते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेना भी ज़रूरी है? फर्स्ट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर्स, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वहाँ पे आम जनता वोट नहीं करती, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू वहाँ पे वोटिंग होती है और इलेक्शन होता है। और जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो सिर्फ वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं बट होल ऑफ इंडिया के लिए एक ही प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है। तो अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट स्टेट्स पे भी आएगा, तो इसलिए स्टेट्स की परमिशन लेनी भी ज़रूरी है। परमिशन मतलब उनसे वोटिंग करानी भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। भाई पावर्स डिवाइडेड है ना यूनियन एंड स्टेट के बीच में। अब अगर वहाँ कोई चेंजेस करना है, भाई पावर जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या जैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हम पावर्स को चेंज करेंगे तो मतलब स्टेट्स भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट हो रही हैं, तो अगेन हमें वहाँ पे परमिशन या वोटिंग कराने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर में या उनकी पोजीशन में या लोकेशन में कुछ चेंजेस, या कोई नई बेंच किसी हाई कोर्ट की आ रही है, तो उसके लिए क्यों कहाँ परमिशन? स्टेट के साथ, क्योंकि वहाँ स्टेट्स इफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन and the states. This should be 1 point and ये ऐसे होना चाहिए. So distribution of legislative powers between the union and the state. इनके पे कुछ changes लाना है तब भी हमें special majority parliament में चाहिए. Over and above that consent of the states चाहिए. Even if special majority मिल गई है parliament में, लेकिन states जो हैं, मान लीजिए if there are 29 states in India, so 51% of it, मतलब 15 स्टेट्स जब तक रेजोल्यूशन के फेवर में वोट नहीं करेंगी तब तक वो रेजोल्यूशन पास नहीं माना जाएगा. एज सून एज 15 हमें वोट्स मिल गए हैं फेवर में, मतलब 15 स्टेट्स ने येस कर दिया है वो रेजोल्यूशन के फेवर में, देन द रेजोल्यूशन विल बी डीम्ड टू बी पास्ड. क्यों? कैसे? क्योंकि यहाँ तो हमने पहले मेजॉरिटी ले ली थी, मतलब और अब हमें कंसेंट चाहिए थी, तो ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी स्टेट शुड अग्री. मेजॉरिटी अगर स्टेट्स ने अग्री कर दिया है रेजोल्यूशन के फेवर में, दैट मीन्स जो बिल है उसको कंसेंट मिल गई है, दैट इज़ अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द कंट्री. सो इसमें कौन से चेंजेस की बात होती है वो हमने यहाँ देख लिया है. अब क्या प्रोसीजर है, मतलब क्या
प्रोसेस है जो पूरा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। फर्स्ट, पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होता है। एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, कहीं पे भी अगर आपसे स्टेटमेंट में ला के पूछ लिया जाए कि क्या स्टेट असेंबली जो होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होती है, वहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देन द आंसर इज़ नो। जो बिल जो इंट्रोड्यूस होता है टू डू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में हो सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नहीं हो सकता ऐसा इंट्रोड्यूस, ये ऐसा टाइप का बिल। देन बिल को हम पास कराएंगे डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस की किस टाइप का बिल है। फेडरल करेक्टर वाला है तो उसके लिए अलग हमें मेजॉरिटी चाहिए, अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तो उसके लिए अलग स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो फिर हम पास कराएंगे बिल एज़ पर द फॉर्मेलिटी। जब बिल पास हो जाता है तो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट उसको पास कर देते हैं तब वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट। एक बार जब वो एक्ट बन जाता है उसके बाद जो कोर्ट है, जो हमारी जुडिशरी है, वो उसको रिव्यू करती है। और वो उसको क्यों रिव्यू करती है, लॉजिकल बात है, बहुत सिंपल सी। जुडिशरी का काम क्या है, ये देखना कि कोई भी अगर एक्ट आ रहा है या अमेंडमेंट आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट शुड नॉट बी व्हाट, इट शुड नॉट बी अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होता है कोर्ट्स में टू चेक कि ये जो स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो नहीं है, क्या ये किसी फंडामेंटल राइट को तो ब्रीच नहीं कर रहा, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हैम्पर तो नहीं कर रहा। ये सब चेक करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। सो ये प्रोसेस होता है कि हाउ अ बिल बिकम्स और अ रेजोल्यूशन बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। 1951 में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सन 1951 में फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया था। टोटल हमारे जितने अमेंडमेंट्स हैं टिल डेट 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस। भाई इंडिपेंडेंस से पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, तो उसको अमेंड करने की बात ही नहीं बनती। अमेंडमेंट कब हुआ, कब कैसे कैसे ईयर्स और कौन से ईयर में कौन सा अमेंडमेंट हुआ, उसमें जो मेजर हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही हम कवर करेंगे। क्योंकि अगर हम सारे 104 के सारे पढ़ने बैठे, 104 में से सारे पढ़ने बैठे, तो आई थिंक हमारा कोर्स यहीं पे ही रह जाएगा, कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। सो मैं सिर्फ जितने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उन्हीं को आपको पढ़ाऊँगी और आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था वो उसमें आर्टिकल 31A एंड 31B इंसर्ट किया गया था। और मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसने कौन से आर्टिकल को अमेंड किया था, आर्टिकल 31 को अमेंड किया था। और उसमें क्या इंसर्ट कर दिया था, आर्टिकल 31A एंड 31B। तो 31B से 9th शेड्यूल डाला गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, मैंने आपको बताया था 12 शेड्यूल्स हैं। तो वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 ही शेड्यूल्स थे। 31B के द्वारा 9th शेड्यूल डाला गया और इसमें बोला गया कि अगर कोई भी लॉ को 9th शेड्यूल में हम डाल देते हैं तो अगर वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच भी कर रहा है, देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इनवैलिड। मतलब इवन इफ इट इज़ ब्रीचिंग द फंडामेंटल राइट्स तो हम उसको इनवैलिड नहीं बोलेंगे, वो इन एनी सर्कमस्टांस वैलिड माना जाएगा। एक और चीज़ डाली गई, empowered the states to make provisions for the advancement of socially and economically backward classes. So article 15 हम पढ़ेंगे बाद में, right to equality, उसमें एक नया क्लॉज डाला गया 15(4) जिसमें स्टेट को पावर दी गई कि वो सोशली और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके एडवांसमेंट के लिए प्रोविजंस बना सकते हैं। फिर एक और चीज़ डाली गई, इट एडेड 3 more grounds for restriction of freedom of speech and expression। 3 नए ग्राउंड्स डाले गए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, देन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये 3 चीज़ें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा डाली गई। एंड ऑल्सो इट मेड रिस्ट्रिक्शंस
रीजनेबल एंड दस जस्टिसिएबल इन नेचर। सो ये सब चीज़ें आई थी। इनफैक्ट इवन इससे भी ज़्यादा चीज़ें, जब देखिए जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है ना, तो उसमें कोई एक सिंगल चीज़ नहीं आती, बहुत सारी चेंजेस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हम सारे नहीं कवर करेंगे क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, या वो कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो 7th अमेंडमेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन था हमारी कंट्री के लिए। सो फ्रेंड्स, ऐसा था जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो पूरा जो इंडिया का जो आप मैप देखते हैं ना आज, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो ये नाम दिए गए स्टेट्स के ऐसा नहीं थे। पूरे कंट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, 4 कैटेगरीज आई वुड से, पार्ट ए, बी, सी एंड डी, एंड टोटल 14 स्टेट्स थी एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, सो जब पार्टीशन हुआ था ये 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज नहीं थी, 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, और इनको भी किस में डिवाइड किया हुआ था, 4 पार्ट्स में, ए, बी, सी, डी। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसके द्वारा किया गया हुआ था, ये ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया था। ओके, अब आफ्टर दिस 7th अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट टाइम पूरे कंट्री का जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज किए गए। और क्यों चेंज किए गए, किसके रिकमेंडेशंस पे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक कमेटी बनी थी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे टू रीऑर्गेनाइज द मैप और स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो इस बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स की रीशफलिंग हुई थी 1956 में, और जो एक्ट आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, उसको इफ़ेक्ट में लाने के लिए 7th अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ा था 1956 में। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हमें पढ़ना है वो है 9th अमेंडमेंट एक्ट। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ था 1960 में, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नेहरू जी थे। अब नेहरू जी, और उस टाइम अगर आपको पता हो जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो चीज़ें एकदम से स्मूथ नहीं हो गई थी। पाकिस्तान बहुत सारा लैंड डिमांड कर रहा था, बांग्लादेश उस टाइम बना नहीं था, और उस टाइम बातें चल रही थी कि जो ईस्ट ऑफ इंडिया है, मतलब जो ये वाला पार्ट है ना इंडिया का, वेस्ट बंगाल के इधर वाला, जहाँ पे बांग्लादेश अब सिचुएटेड है, ये पाकिस्तान डिमांड कर रहा था कि इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाएगा। ठीक है, तो नेहरू जी और नून जी के बीच में, ये दो बहुत महान व्यक्ति थे उस वक्त के, और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ जिसमें जो नेहरू जी ने बोला कि एक वेस्ट बंगाल का पार्ट है जिसको बोला जाता है बेरोबारी यूनियन। नेहरू जी इस एग्रीमेंट में प्रॉमिस करा है कि ये जो पार्ट है ना, ये बेरोबारी यूनियन का, जो कि वेस्ट बंगाल में लाई करता है, ये हम ईस्ट पाकिस्तान, जो उस टाइम अब बांग्लादेश है, उस टाइम इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, कि ये जो पार्ट है बेरोबारी यूनियन का हम आपको दे रहे हैं वेस्ट बंगाल में से निकाल के। तो इस डिसीजन को, जो ये एग्रीमेंट है, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर हम कोई भी चेंज, जो आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 3 लिखा हुआ है ना कि हम स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सो वहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है बाउंड्री घटाने बढ़ाने, मतलब एरिया को घटाने और बढ़ाने की। बट अंडर आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कि वो अपने कंट्री का एक पार्ट दूसरे कंट्री को दे सकती है, मतलब सेसेशन ऑफ टेरिटरी बोला जाता है इसको, अगर हम लीगल टर्म्स में बात करें। सो अंडर आर्टिकल 3 सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री वाज नॉट अलाउड, मतलब अपने लैंड का कुछ हिस्सा निकाल के हम दूसरे कंट्री को दे दें, ये अलाउड नहीं था। अपने ही कंट्री में एरिया को, किसी स्टेट एरिया को घटा दिया, बढ़ा दिया, ये अलाउड है, बट ये नहीं कि एक टुकड़ा हम दूसरे कंट्री को दे रहे हैं। उसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होगा। अंडर आर्टिकल 3 उसको नहीं कर सकते, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होगा तो मतलब हमें मेजॉरिटी चाहिए। और मेजॉरिटी क्यों, ताकि कोई भी ऐसे कल को आके कोई पर्सन इन पावर है वो अपने जो कंट्री का एरिया किसी और को ना दे सके। इसके लिए इसको किसके अंडर डाला गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाला गया था कि ऐसा अगर कुछ डिसीजन लेना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। सो व्हेन दिस 9th अमेंडमेंट वाज पास्ड, then it facilitated the cessation of this बेरोबारी यूनियन। जो ये यूनियन है, ये एरिया है, ये जो
ईस्ट पाकिस्तान है उसको दे दिया गया था। और ये एरिया कहाँ पे था? वेस्ट बंगाल में था, हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट पे, जो कि है 10th अमेंडमेंट। और इससे क्या हुआ था? इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादरा नगर एंड हवेली एज अ यूनियन टेरिटरी कॉन्सिक्वेंट टू एक्विजिशन फ्रॉम पोर्चुगल। तो पोर्चुगीज़ के पास ये जो एरिया है इंडिया का, जो आज ये यूनियन टेरिटरी है, तो पहले जो 1961 से पहले ये किसके पास थी? ये थी पोर्चुगीज़ के हाथ में। फिर उसके बाद हमने इंडिया ने जो है इंडियन गवर्नमेंट ने उनको उनसे ले लिया था और 10th अमेंडमेंट एक्ट से उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। कहाँ पे? यूनियन ऑफ इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया में एज अ यूनियन टेरिटरी एंड नॉट एज अ स्टेट। और ये किससे हुआ था? 10th अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। नेक्स्ट है 13th अमेंडमेंट एक्ट। सो फ्रेंड्स, इस एक्ट से क्या हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है अपने आप में। इस अमेंडमेंट एक्ट से ये हुआ था कि 1962 से पहले जो नागालैंड है ना फ्रेंड्स, ये असम का पार्ट होता था। इनफैक्ट ये जो आज 7 सिस्टर्स है, जो यहाँ पे जो इंडिया का एरिया है, ये अगर आप इंडिपेंडेंस के वक्त का मैप देखोगे ना, तो आप ये देखोगे कि ये सारा पार्ट असम ही होता था यहाँ पे सारा, और ये सिक्किम अलग से होता था। बाकी ये सारा पार्ट ये पूरा असम के अंडर आता था। सो उस टाइम 1962 से पहले नागालैंड क्या था? एक ट्राइबल एरिया माना जाता था। असम का माना क्या जाता था? ट्राइबल एरिया ही था। लेकिन यहाँ के लोगों ने रिबेल किया और उन्होंने बोला कि हमें स्टेटस चाहिए एज अ फुल फ्लेजेड स्टेट। तो बहुत सारे इस पे डिस्कशंस हुए गवर्नमेंट के बीच में और जो नागालैंड के लोग हैं जिनको नागाज बोला जाता है उनके बीच में। एंड फाइनली एक अमेंडमेंट निकल के आया जिसको 13th अमेंडमेंट बोलते हैं। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट, 13th टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, वो किस लिए किया गया था? टू गिव नागालैंड अ स्टेटस ऑफ स्टेट, मतलब उसको फुल फ्लेजेड एक स्टेट बना दिया गया। असम में से निकाल दिया गया और यहाँ पे नागालैंड पूरा एक एज अ स्टेट निकल के बाहर आया। और उसके लिए प्रोविजंस डाले गए अंडर आर्टिकल 371A, नॉट जस्ट 371 तो किसी और टॉपिक से रिलेटेड है। नया आर्टिकल डाला गया 371A विच परटेन्स टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। ओके, नाउ फ्रेंड्स, आज मैं अमेंडमेंट्स यहीं पे रोक रही हूँ। एक और वीडियो में आपका लूँगी स्पेशल सेशन जिसमें और भी अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया गया है, क्योंकि अभी सारे अमेंडमेंट्स हमने कवर नहीं किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं सारे आज ही डाल देती तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाती और आप बहुत कंफ्यूज और मतलब बहुत मोनोटोनस सी क्लास हो जाती ना। आपको क्लास के एंड तक याद रहता कि कौन से अमेंडमेंट में क्या चीज़ हुई थी या क्या प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया था। इसलिए मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लस क्या प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, एंड कुछ मेजर अमेंडमेंट्स पढ़े। बाकी की जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई वुड से कि ये वाली क्लास को आज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आगे जो हम पढ़ें उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप ये ना कन्फ्यूज़ होते रहे कि कौन से अमेंडमेंट में क्या था, क्योंकि जब आप एक साथ सारी लिस्ट देखेंगे ना तो डेफिनेटली आपको कन्फ्यूजन होगी। इसलिए सिर्फ होल एंड सोल पर्पस आपकी कन्वीनियंस था। अदरवाइज़ मुझे तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो हर चीज़ याद है, मैं कर चुकी हूँ ये वाली मेहनत। अब आपका टाइम है इन चीज़ों पे मेहनत करने का। सो आई वुड से कि सारे ये आपके दिमाग में खिचड़ी ना हो जाए। तो अभी तक जितना पढ़ा है ये वाले अमेंडमेंट्स आप क्लास के बाद एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, और जो बाकी के अमेंडमेंट्स है हम नेक्स्ट अपनी क्लास में कवर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, with this I would like to wind up my video and thank you so much for your patience.